कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। इकोनॉमी सर्वे की आज हम 5वें नंबर की क्लास देखेंगे और इस हफ्ते हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमी सर्वे एंड हो जाएगा। तो आप पैरेलली मतलब अपने साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको तैयार करते रहना, बाद में बर्डन न पड़े, ठीक है। इसके बाद हम लोग उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की 2 क्लासेस कवर करेंगे। देन जो उत्तराखंड का जो हमारा बीपीडीओ वीडियो या पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, इसके संबंध में यानी एग्जैक्टली वो चीजें जो डिपार्टमेंटल चीजें होती है, जो कई बार क्वेश्चन में पूछी, पेपर में पूछी जाती है, उस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो कवर हो जाएगा बच्चों, 1-2 वीडियोस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कवर करेंगे और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके इस एग्जाम में फायदेमंद हो सकते हैं वो चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ठीक है, आपका नए विज्ञापन जब आएंगे फिर उसके बाद अगली क्लासेस हम लोग उसी के हिसाब से देखेंगे, मतलब प्लान करेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्लास लिखना बच्चों। आज पहला क्वेश्चन लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आप अपना नोट्स को उसी के हिसाब से एडजस्ट करना, यानी उसी को अपडेट करते रहना जहां तक पहुंचे थे, ठीक। जीडीपी के आधार पे 2024-25 में राजकोषीय घाटा लिखो, पूरा लिखना है, ठीक है। जीडीपी के आधार पे यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आधार पे 2025-26 में राजकोषीय घाटा व प्राथमिक घाटा, जीएसडीपी बोलते हैं, ठीक है इसको, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा, इसको बोलते हैं बच्चों फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, आप पूरा लिखना, एक को फिस्कल डेफिसिट लिखना, एक प्राइमरी डेफिसिट लिखना, पूरा लिखना आप लोग। इसको फिस्कल डेफिसिट लिखना यानी राजकोषीय घाटा, इसको प्राइमरी घाटा यानी प्राथमिक घाटा लिखना है। ये कितना रहा। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि सर ने पहली वीडियो में 3.2% बताया था, यहाँ 3.62% बता रहे। देखिए बच्चों, जैसे होता क्या है, एक हम अनुमानित करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कितना रहा, तो आप 3.62 करना, ब्रैकेट में भी लिख देना 3.2%, क्योंकि कहीं जगह पे 3.2 लिखा था इन लोगों ने इकोनॉमी सर्वे में। अगर आप पढ़ेंगे तो वैसे क्वेश्चन अगर आता है, आपको ये जाना है, इसकी ओर जाना है, ठीक है। ब्रैकेट में 3.2% लिख देना। और प्राथमिक घाटा जो है बच्चों, ये कम रहा था, टोटल जीएसडीपी का लगभग 1.61% इसका अनुमान है, ठीक। ये तो पेपर में आते ही हैं दोनों, 1.61% ये पेपर में आता है, ये इंपोर्टेंट कर देना इसको, ये इंपोर्टेंट है अपने आप पर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यहाँ पे जो जीएसडीपी का कितना परसेंट राजकोषीय घाटा अनुमानित है, तो 2025-26 का ये 3.62% और 1.61% अपने आप में प्राथमिक घाटा, ठीक है। अब देखना बच्चों, राज्य की सबसे अधिक प्राप्तियां, यानी हम ये नहीं देखेंगे कि किस सेक्टर से, हम टॉप 4 देख देंगे। वो सब डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न पे। आपका जिस तरीके का क्वेश्चन होगा वैसे ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये उठाते कहां से हैं क्वेश्चन, पता है आपको, इकोनॉमी सर्वे से बहुत। अब कल एक बच्चा पूछ रहा था, सर इकोनॉमी सर्वे के लिए कुछ लेना पड़ेगा? कुछ नहीं, मार्केट में नहीं मिलता इकोनॉमी सर्वे ऐसा, ठीक है। वो गवर्नमेंट का अपना है, वेबसाइट पर अगर होगा तो देखना, बाकी आपको जरूरत नहीं है, वो मेरे पे छोड़ दो। आप इकोनॉमी सर्वे की क्लासेस में कराऊंगा, आप नोट्स तैयार करके जाना। उतना अगर आपका पेपर में कवर होने वाला होगा उसी से हो जाएगा, नहीं होने वाला तो फिर कहीं से नहीं होना, क्योंकि वो है ही उतना कंटेंट, ठीक है। तो लिखो राज्य को सबसे ज्यादा प्राप्ति, यानी क्या लिखोगे आप, राज्य की सबसे अधिक प्राप्तियां, यानी कहां से सबसे ज्यादा इनकम होती है, ठीक है। राज्य की सबसे ज्यादा प्राप्तियां, सर्वाधिक प्राप्तियां। अब देखो यहां पे कंफ्यूज मत करना, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था आपको वो अलग क्वेश्चन है, वो तो वैसा क्वेश्चन है ना। अब इसमें तो आपको सारा प्राप्त होगा, आप राजस्व प्राप्ति भी लिखा हो सकता है, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल इनकम भी लिखा हो सकता है, रेवेन्यू इनकम भी लिखा हो सकता है, सब कुछ। वो जो इससे पहले पढ़ाया था केंद्र से कर, ये वो अलग चीज है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन दिखेगा, उस क्वेश्चन को उस तरीके से देखना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो प्राप्तियां होती हैं बच्चों राज्य को, उत्पाद कर से होती है, यानी जो अपने आप में प्रोडक्ट होते हैं उसके टैक्स से, फिर केंद्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरण, आय पर व परिसंपत्ति पर कर, और उसके अलावा उत्पादन कर, ठीक है। सबसे ज्यादा होती है बच्चों उत्पाद कर। ये इन्हें चार्ट में बना रखा है, अगर आपके पास होगी तो देखना, उत्पाद कर। दूसरा लिखो केंद्र से हस्तांतरण, यानी जो ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो राज्य का हिस्सा है, केंद्र से हस्तांतरण, यानी केंद्र से जो राज्य को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा लिखो तो पूंजी व आय कर, यानी आप आय व परिसंपत्ति पर कर, ठीक है। जो आपकी इनकम होती है और जो आपकी परिसंपत्तियां उस पर कर, ठीक है, आय व परिसंपत्ति पर कर। और लास्ट बच्चों उत्पादन कर, ठीक है। अब इसको कंफ्यूज मत करना, उत्पादन अलग होता है और उत्पाद अलग होता है। उत्पाद तो प्रोडक्ट हो गया ना, जो भी आपका प्रोडक्ट है, और उत्पादन क्या होता है, जो हम उसके प्रोसीजर है। तो ये 4 हैं बच्चों जिस पे टॉप 4 पे हम लोग प्राप्त करते हैं
राज्य प्राप्त करता है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, इसको इस तरीके से देखना और वहां पे आपका ऑप्शन इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। अब इसका डेटा वगैरह कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं है एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट। अब दूसरा लिखना आप लोग, राज्य का सर्वाधिक खर्च लिखो आप लोग, सर्वाधिक व्यय 24-25 का लिखना है, ये तो 25-26 के हिसाब से है, ठीक है, 25-26। अब व्यय अगर पूछ रहा हूं तो 24-25 के हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है। सर्वाधिक व्यय लिखूं, सर्वाधिक व्यय, ठीक है, ये लिखा मैंने 24-25 के हिसाब से, 24-25 के हिसाब से सर्वाधिक व्यय राज्य का लिखना है। हम इस पर टॉप 4 लिखेंगे बच्चों। इसमें लिखो सबसे ज्यादा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी पेंशन, सैलरी वगैरह, ठीक है। देखो कर्मचारियों का मतलब सैलरी वगैरह, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, सबसे ज्यादा जो खर्च होता है राज्य सरकार का पैसा इस पे होता है, ठीक है। सेकंड लिखो बच्चों आप लोग इसमें मध्यवर्ती उपभोग व्यय, उपभोग व्यय के हिसाब से देखो, मध्यवर्ती उपभोग व्यय, ठीक है। उत्पाद का रूपा लिखना है, इसको नोट करते रहना। तीसरा लिखना बच्चों आप लोग सकल पूंजी निर्माण पे व्यय, ग्रॉस जो कैपिटल गेन होता है, ठीक है, निर्माण, सकल पूंजी निर्माण। और अंतिम लिखो बच्चों आप जो हम हस्तांतरण करते हैं कैपिटल का, यानी कहीं पर हमने छात्रवृत्ति देनी है या पंचायती राज को देना, यानी पूंजी हस्तांतरण, यानी अनुदान के रूप में जहां पे हम पैसा देते हैं, ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर जो होता है, पूंजी हस्तांतरण। पूंजी हस्तांतरण मतलब जैसे क्या आएगा आपका, कहीं छात्रवृत्ति देनी है जैसे समाज कल्याण विभाग को, या अपने आप में पंचायती राज संस्थाओं को जो पैसा देते हैं उसमें, यानी किसी को शिफ्ट कर दिया। ये टॉप 4 हम अलग अलग जगह क्या करते हैं, अपना व्यय करते हैं, 24-25 के हिसाब से देखा गया, ठीक। अब कई बच्चे मुझे पता है यहाँ कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर ने पहले तो कुछ और बताया, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, उसका पैटर्न अलग है, उसके विकल्प उसके हिसाब से सारा डिपेंड करता है। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे ना, देखो आप सीधे सीधे मान के चलो, अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक चार्ट बना रखा है उसमें, किसमें, जो आपका पीडी वो है इकोनॉमी सर्वे, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य का सर्वाधिक व्यय 24-25 में किस में हुआ, तो सारे ऑप्शन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। उस केस में आपको ये टिक करना है, वहां के ऑप्शन देखने को मिलते तो वहीं के ऑप्शन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक प्राप्तियां, तो आपके ये ऑप्शन दिखेंगे, तब आपको इसी हिसाब से चलना है, ठीक है। जैसा विकल्प, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से विकल्प वो रखेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से रहा, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे कंफ्यूजन होता ही है बच्चों, इसमें कई प्रकार की कुछ अनुमानित आय होती है, कुछ जो फिर उसके बाद ये संशोधित कर देते हैं, फिर ये कहते हैं कि रियल क्या मिला, सब चीज होती है उसमें, तो इसलिए कंफ्यूज करता है, ठीक। अब देखना बच्चों, उद्देश्यवार सर्वाधिक व्यय कहां किया हमने, उद्देश्यवार का मतलब किस सेक्शन में, यानी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ऐसे तो टॉप 4 लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग लिखना आप उद्देश्यवार व्यय, यानी हमारा उद्देश्य क्या था कि हम कहां पे कितना व्यय करें, वो है, ठीक है। उद्देश्यवार व्यय लिखना आप लोग, क्या लिखोगे, उद्देश्यवार व्यय, उद्देश्यवार व्यय, ठीक है। तो सर्वाधिक बच्चों आर्थिकी में किया, फिर शिक्षा में किया, फिर सामान्य सेवा, फिर पेंशन, ठीक। सबसे ज्यादा लिखो आर्थिकी क्षेत्र, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, फिर शिक्षा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर मारना है, ठीक है। उसका लिखो सामान्य सेवा, देन पेंशन, सामान्य सेवा, उसके अलावा पेंशन, ठीक है। तो पेन सामान्य सेवा नहीं आएगा तो इन तीनों में से पूछेगा, तो ऐसे देख लेना। तो सबसे ज्यादा व्यय जो हमने किया उद्देश्यवार, इस तरीके से किया है वर्ष 2000 अपने आप में 25-26 में, ठीक। अब एक चीज कई बार पूछी जाती है बच्चों, ये थोड़ा सा मैं इसका डेटा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आपको मैं क्वेश्चन घुमा के बताऊंगा, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ है बच्चों, 2025-26 में जैसे हमने टोटल जो हमारा बजट था उसका कितना परसेंट हमने एग्रीकल्चर को दिया, और हमारा जीडीपी का कितना परसेंट एग्रीकल्चर को गया। 4-5 सेक्टर, एक एग्रीकल्चर देखेंगे हम, एक फॉरेस्ट देखेंगे, वानिकी, एक पर्यटन देख लेते हैं, और इसके अलावा एक जो हमारा जो सामाजिक वो है अपने आप में सुरक्षा योजना, जैसे महिला व बाल कल्याण के लिए हो गया, वृद्धावस्था हो गया, या दिव्यांग जनों के लिए है। तो ये टॉप 4 देखेंगे हम उसमें। तो आप एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखो वर्ष 2000, यहाँ पे लिखो 2025-26, 2025-26 का लिखना है आपको, ठीक है। अब इसमें लिखना कुल बजट का कृषि में व्यय, और जीएस यहां पे लिखना क्षेत्र लिखो, आप ऐसे क्षेत्र लिखो, कुल
बजट का व्यय, और इधर लिखना कुल जीएसडीपी का व्यय या जीडीपी का व्यय, ठीक है। क्रॉस देखो हम 2-3 सेक्टर का पढ़ेंगे बस। एक क्षेत्र लिखो आप बच्चों कृषि। कृषि में हमने इस बार क्या किया, तो कुल बजट का जो व्यय किया है वो किया है 2.79%, ठीक है। यानी जो हमारा टोटल बजट है उसका 2.79% लगभग हम कृषि पे व्यय कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और कुल जीएसडीपी का यानी कुल जीडीपी का जो व्यय कर रहे हैं वो कर रहे हैं कितना, 0.74%। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे करें इतने आंकड़े, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको मैं बताऊंगा। आपको सिर्फ ये चार्ट देखना है कि कृषि में लगभग कितना किया हमने, लगभग 2.79, और जीएसडीपी का पूछेगा तो 0.74% व्यय किया है, ठीक है। ये कब का है, 2025-26 का। इसी तरीके से दूसरा क्षेत्र लिखो बच्चों वानिकी, यानी वन। दूसरा क्या लिखोगे, वन लिखो, वन या वानिकी जो भी लिखते हो, ठीक है, फॉरेस्ट्री वगैरह जो भी आता है। इसके अंदर हमने कुल बजट का बच्चों इसके लिए किया है 1.41%, ठीक है। और जबकि जीएसडीपी का किया है 0.37%, देखो 1.41%, 1.41%। और कुल जीएसडीपी का जो व्यय किया है बच्चों वो किया है 0.13%। इसको जो अपने आप में 0.37% लिखो इसको। अब आप कहोगे सर ये समझ नहीं आया। देखो एग्जामिनर जानता है कि इतना आंकड़े याद करना संभव नहीं है और मैं इनसे ये पूछूंगा भी नहीं। वो क्या करेगा ना, वर्ष 2025-26 में के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें सर्वाधिक व्यय कुल बजट का किस में सबसे ज्यादा व्यय किया गया, कुल जीएसडीपी का किस में व्यय हुआ है, इन क्षेत्र में ऑप्शन इसी हिसाब से। तो इन दोनों में आप देखिए कृषि और वन में किसका ज्यादा है, कृषि का ज्यादा है। देखो ये भी ज्यादा है, ये भी इससे भी ज्यादा है, और ये भी ज्यादा है इससे, ठीक है। अगला सेक्टर लिखो बच्चों पर्यटन, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। पर्यटन में क्या है बच्चों, कुल बजट का 0.48 और उसमें 0.13, ठीक है। ये बहुत कम, देखो 0.48 और 0.13, देखो इतना कम है, ठीक है। इससे और भी कम हो गया पर्यटन में। यानी कृषि क्षेत्र में लगातार क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। उद्योग में लिखो अंतिम 0.53%, उद्योग लिख लेना है, ठीक है। अब कहाँ पे लिखोगे इसको, वो कर रहा है इरेज कर रहा, लिख लेना ऊपर वाला, इसको लिख लिया ना आपने, उद्योग लिखना अगला सेक्टर, ठीक है। क्या लिखोगे, उद्योग में लिखोगे आप उद्योग में कुल बजट का किया है बच्चों इन लोगों ने 0.53% और 0.14 जीएसडीपी का, ठीक है। 0.53% और 0.14%, इतना ही करना है। और लास्ट आता है बच्चों सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, उसमें लिखो दिव्यांग, बाल और महिला कल्याण, वृद्ध कल्याण, ठीक है। यानी सामाजिक सुरक्षा योजना लिख लो इसको, सामाजिक सुरक्षा योजना। इसके अंदर हम महिला ऑब्लिक बाल ऑब्लिक वृद्ध कल्याण, ठीक है, ऑब्लिक दिव्यांग, ठीक है। इनके लिए जो खर्च किया है बच्चों वो कुल बजट का किया है लगभग अपना 3.07%, और जो बजट मतलब उसका बजट का और जीएसडीपी का 0.81, ठीक है। तो इसको कुल बजट का लिखो 3.07% और ये किया है 0.81%। अब देखो, अब आप कहोगे सर आंकड़े कैसे याद करें, आंकड़े नहीं करना, किसी के मत करना। आप सिर्फ ये देखना सबसे ऊपर इनमें से, इन विकल्पों में से सबसे ऊपर इन लोगों ने खर्च किया है बच्चों एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। दिव्यांगी वाला कुल बजट का, देन एग्रीकल्चर के लिए किया। तो टॉप 4 है उसको याद रखना इन विकल्प के आधार पे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, उसने चार्ट पे नजर जानी, क्वेश्चन यहीं से उठा देते हैं। हम ज्यादा परेशान होंगे नहीं और ज्यादा हमने पढ़ना भी नहीं, आंकड़े वगैरह के पीछे मत पड़े रहना, ठीक है। अगला लिखना बच्चों स्वभूमि ऐप का संबंध किस चीज से है। स्वभूमि ऐप क्या लिखोगे, स्वभूमि ऐप। इसमें क्या है बच्चों, जमीन वगैरह की जियो टैगिंग की जाती है, ठीक है, संपत्ति वगैरह की, ताकि रियल स्वामित्व तक हम पहुंच सकें। यानी रियल स्वामी कौन है उसका, जमीन का, उसके लिए, ठीक है। तो लिखो स्वभूमि ऐप, स्वभूमि ऐप, ठीक है। ये किस चीज के लिए है बच्चों, इसमें लिखो संपत्ति की जियो टैगिंग हेतु, यानी स्वामित्व को पता करने के लिए, ठीक है। लिखो संपत्ति के स्वामित्व हेतु, संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित, यानी कौन उसका मालिक है, यानी भूमि की जियो टैगिंग होती है, इसमें जियो टैगिंग होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जियो टैग करते हैं इसमें, यानी जियो टैगिंग होती है, यानी संपत्ति का क्या चलता है इसमें, भू स्वामित्व कौन है उसके बारे में से पता करना है, ठीक है। अगला लिखना डिजिटल फॉरेंसिक लैब किस विभाग के अंतर्गत, डिजिटल फॉरेंसिक लैब पूरा लिखना है, डिजिटल फॉरेंसिक लैब पूरा लिख लेना, ठीक है। ऐसे लिख लो, चलो डिजिटल फॉरेंसिक लैब
डिजिटल फॉरेंसिक लैब किस विभाग के अंदर निर्माण हो रहा है, का किस विभाग के अंदर कार्य चल रहा है, लिख लो इसको अंदर, राज्य कर विभाग। ठीक है, स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है बच्चों, डिजिटल फॉरेंसिक लैब बना रहा है। कई लोग इसको ना हेल्थ डिपार्टमेंट भी मार सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और ये निर्माणाधीन है बच्चों, ये चल रहे हैं, कई लैब बनाए जा रहे हैं डिजिटल फॉरेंसिक लैब, और ये बनाया जा रहा है बच्चों नेशनल फॉरेंसिक अपने आप में सर्विस यूनिट गांधीनगर की सहायता से। ठीक है, लिखो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिट गांधीनगर की सहायता से। ठीक है, गांधीनगर की सहायता से, तो क्या लिखोगे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिट गांधीनगर की सहायता से इसको बनाया जा रहा है। डिजिटल फॉरेंसिक लैब किस विभाग के अंदर हो रहा है, राज्य कर विभाग। अगला लाओ, बिल लाओ इनाम पाओ योजना किस विभाग की है, बिल लाओ इनाम पाओ, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, बिल लाओ इनाम पाओ, ये है बच्चों राज्य कर विभाग की, और कर विभाग किसके अंदर आएगा, वित्त डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, राज्य कर विभाग की बच्चों बिल लाओ इनाम पाओ। इसमें क्या होता है, जैसे आपने जो भी सामान ऑनलाइन खरीद, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी खरीदते हो, आपको क्या करना है बच्चों, ओरिजिनल बिल मांगना है उन लोगों से। ठीक है, जो भी सामान खरीदते हो आप उससे बिल लिया करो। बिल में सारा होता है जीएसटी वगैरह, क्योंकि अगर बिना बिल के कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो इससे क्या होता है, हेराफेरी के चांसेस रहते हैं, टैक्स वगैरह नहीं पहुंच पाता गवर्नमेंट तक। कई लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से ये वैसे ही दे देते हैं रफात। अगर आप बिल लाओ इनाम पाओ, सरकार ने इसलिए किया कि इस योजना के तहत आपको फ्रिज भी मिल सकता है, मोबाइल भी खुल सकता है, कुछ भी खुल सकता है। ठीक है, आप जितने भी बिल लेते हो उसके बाद उसमें, क्योंकि जीएसटी और एसजीएसटी सब मेंशन रहता है, देखा होगा आपने, आप क्या करते हैं इसमें अपने आईडी बना के एक बिल अपलोड करते जाते हैं, तो किसी का भी नंबर खुलता है। बहुत लोग जीते भी हैं इसमें इनाम, और इसके लिए एक ऐप बनाई थी इन लोगों ने, उसका नाम था बच्चों बिल BLIPUK। ठीक है, लिखो ये ऐप है। ठीक है, इस ऐप में क्या होता है बच्चों, उस बिल को अपलोड करना पड़ता है, फिर हर साल इसको खोलते हैं लोग, उसके बाद इसका आता है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों GST 2.0, ध्यान होगा आपको, जीएसटी का दूसरा अपने आप में वो चल गया है, जो द्वितीय एक प्रकार से कहते हैं हम लोग, सेकंड फेज उसका जीएसटी का किया है। इन्होंने अब क्या कर दिया, सिर्फ 2 ही अपने आप में वो होंगे जीएसटी के सिलेबस। ठीक है, GST 2.0। ठीक है, सेकेंड फेज ये कब से लागू हुआ बच्चों, 22 सितंबर 2025 से। ठीक है, इसमें जीएसटी की केवल 2 स्लैब होंगी, अब केवल 2 स्लैब। ठीक है, अब कौन कौन से स्लैब हैं, 5% और 18%। पहले कौन सी थी बच्चों, 5% थी, 12% थी, 18% और 28%। पहले जीएसटी की ये अलग अलग प्रोडक्ट्स पे ये स्लैब थे, कुछ पे 5% लगता था, कुछ पे 12। अब जीएसटी 2.0 जो है, यानी सेकंड फेज जो है, वो 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। इसकी घोषणा पीएम ने की थी 15 अगस्त 2025 को। ठीक है, घोषणा कब हुई थी इसकी, प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2025 को। इसके बाद क्या किया, जो पुराना स्लैब था इसको हटा दिया गया है। इसको हटाने के बाद 22 सितंबर 2025 से ये लागू कर दिया गया। इस पर 2 ही स्लैब हैं, एक 5% है, एक 18%। तो ये ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ब्रैकेट में लिखो आप लोग, कुछ वस्तु पर सेवा हेतु, कुछ वस्तु और सेवाओं हेतु, विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं हेतु 40% का कुछ प्रावधान किया है। वो बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लिखो कुछ विशेष वस्तु और सेवा पर 40%। ठीक है, कुछ विशेष वस्तु और सेवा पर, सब पे नहीं है, कुछ विशेष वस्तु और सेवा पे हैं। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अब 2 ही स्लैब इसमें हो गए हैं, 5% और 18%। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जीएसटी 2.0 जो है, यानी जो द्वितीय फेज की जीएसटी है, उसमें हमने 2 ही स्लैब रखी हैं बच्चों, 5% और 18%, और पहले वाला जो 12% है और 28% अब हटा दिया है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो हाल ही में जीएसटी के द्वितीय मतलब चरण शुरू हुआ है, उसमें अब कौन सी दर नहीं रही, 5%, 12%, 28%, 28%। इसमें ऑप्शन आएगा 2 और 3, 3 और 4, 2 और 3, ऐसे क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी ना कभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपने आप में ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ये लागू भी हो चुके हैं 22 सितंबर 2025 से। तो आपने देखा होगा कई बार गाड़ी, टेलीविजन, इनके रेट गिरे थे बीच में एक बार। ठीक है,
जिसने लिया होगा उसको पता होगा, अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ आएगी। छोटी सी क्लास थी, इस हफ्ते हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक सर्वे को एंड कर लेंगे, साथ साथ ही आप लोग पढ़ते रहना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।